नमस्कार साथियों, निर्माणवाद की दुनिया में आप सभी का स्वागत है और मैं आपके सामने लेके प्रस्तुत हूं आज का सेशन जो कि है यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर सेकंड मनोविज्ञान के लिए, और जिसके अंतर्गत अभी हम देख रहे हैं एनटीए का यूनिट 10 इमर्जिंग एरियाज उभरते हुए नवीन क्षेत्र से जुड़े हुए सिलेबस को और साथ ही साथ उसके पीवाईक्यूज जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो जितना साथी मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं यूजीसी नेट के लिए तो उसके लिए कोर्स अवेलेबल है, डिटेल कोर्स अवेलेबल है जिसमें कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, जो कि अभी 5600 का मिल रहा है डिस्काउंट के साथ, जो कि 30 तारीख के बाद यानी परसों के बाद इसका दाम बढ़ जाएगा। इसमें आपको रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस 400-450 घंटे से ज़्यादा की मिलेगी। करंट का भी जितना भी लाइव सेशन होता है वो भी बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाता है और पिछले बैच का भी रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा। साथ ही साथ 2500 से ज़्यादा क्वेश्चन, 1 साल की वैलिडिटी, 2016 से 2024 के सारे पीवाईक्यूज मिलेंगे और 2 बारी दिसंबर 2024 और जुलाई 2025 के लिए 5-5 मॉक टेस्ट मिलेंगे। तो चलिए साथियों देखते हैं आज सबसे पहले सिलेबस को, यूनिट 10 के सिलेबस को देखते हैं। तो यूनिट 10 जो कि इमर्जिंग एरियाज उभरते हुए नवीन क्षेत्र है, इसमें सबसे पहले हमें इश्यूज ऑफ जेंडर, पॉवर्टी, डिसेबिलिटी एंड माइग्रेशन जो मुद्दे हमें देखने को मिलते हैं, समसामयिक मुद्दे हैं, वो है लिंग का मुद्दा, गरीबी का मुद्दा, फिर हमें अपंगता का तथा प्रवसन, माइग्रेशन के मुद्दे हमें देखने को मिलते हैं। इसके अंतर्गत कल्चरल बायस और डिस्क्रिमिनेशन, सांस्कृतिक पक्षपात तथा भेदभाव है, स्टिग्मा, मार्जिनाइजेशन, सोशल सफरिंग है, लांछन, पाशवीकरण तथा सामाजिक यंत्रणा है, चाइल्ड अब्यूज एंड डोमेस्टिक वायलेंस है, बाल उत्पीड़न तथा घरेलू हिंसा इसके अंतर्गत हमें देखने से मिलेगा। ठीक है सरिता जी, अपने कोर्स के लिए अगर आपको बात करना है, आपने पहले से कोई कोर्स ले रखा है, उसमें आपका है नेट की नहीं है, इसके लिए आप 8130490011 इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर लीजिएगा। मैम आपको डिटेल में कोर्स के बारे में बता देंगे। फिर हम देखें पीस साइकोलॉजी, शांति मनोविज्ञान, तो इसमें वायलेंस, नॉन वायलेंस, हिंसा, अहिंसा, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एट माइक्रो लेवल, छोटे स्तर पर, मोटे स्तर पर हम देखें तो संघर्ष समाधान मैक्रो लेवल है, मोटे स्तर पर है। फिर रोल ऑफ मीडिया इन कॉन्फ्लिक्ट, और जो हम समाधान करते हैं उसमें संचार माध्यमों की क्या भूमिका रहेगी। फिर हम देखें वेलबींग एंड सेल्फ ग्रोथ, सुख शांति और समृद्धि, वेलबींग हिडोनिक और इडोनमिक दोनों तरह की, सुखवादी तथा आत्मानंदवादी, कैरेक्टर स्ट्रेंथ, चारित्रिक बल, रिसाइलेंस एंड पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ, स्थिति स्थापन तथा अभिघात उपरांत विकास, ये दोनों हमें देखने को मिलता है। फिर हम बात करें हेल्थ, स्वास्थ्य, हमें इसमें हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ कंप्रोमाइजिंग बिहेवियर, स्वास्थ्य को कैसे बेहतर बनाएं, स्वास्थ्य से समझौता करने से संबंधित व्यवहार कौन कौन से होते हैं, लाइफ स्टाइल एंड क्रोनिक डिजीज, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोरोनरी हार्ट डिजीज, तीनों को दिया जाता है। सीवीडी हो गया, हाइपरटेंशन, रक्तचाप उच्च हो गया या मधुमेह हो गया, जीवन शैली और इससे जुड़े हुए जो हमारे अलग अलग रोग हमें देखने को मिलते हैं। लास्टली साइको न्यूरोइम्यूनोलॉजी, कैंसर या HIV एड्स, हमारे पास न्यूमरोइम्यूनोलॉजी है, कैंसर और HIV एड्स से जुड़े हुए प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे इसमें। फिर हम लास्टली देखेंगे साइकोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी इंटरफेस, मनोविज्ञान तथा प्रौद्योगिकी अंतरपालक, खासकर इसमें हमें देखने को मिलता है डिजिटल लर्निंग, एटिकेट, साइबर बुलिंग, डिजिटल शिष्टाचार क्या होता है, और साइबर बुलिंग या हम दूसरों को आघात पहुंचाते हैं साइबर तरीके पे, तो ये हमें क्या चीज देखने को मिलती है। पोर्नोग्राफी, साइबर पोर्नोग्राफी किस तरह से, कंजम्पशन इम्प्लीकेशन, इस असली साहित्य, उपभोग और निहितार्थ क्या क्या है। फिर पैरेंटल मीडिएशन ऑफ डिजिटल यूजेस, डिजिटल सामग्री में माता पिता की मध्यस्थता किस प्रकार से रहनी चाहिए। तो ये हमें देखने को मिले हमारे सिलेबस के 5 बिंदु, और इसके हिसाब से अब हम देखते हैं MCQs। तो पहला MCQ आपके सामने, यंग एडल्ट्स हु रिटर्न आफ्टर लिविंग होम फॉर सम पीरियड टू लिव इन देयर मिडिल एज्ड पेरेंट्स होम आर नोन एज, वह नौजवान जो घर छोड़ने के कुछ समय बाद अपने अधेड़ उम्र के माता पिता के घर रहने के लिए वापस आ जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है जो घर छोड़कर जाते हैं और फिर वापस अपने पेरेंट्स के साथ रहने के लिए आ जाते हैं, ऐसे बच्चों को क्या कहा जाता है। ऐसे बच्चों को हम क्या कहेंगे। ऐसे बच्चों को कहा जाता है बूमरैंग चिल्ड्रन। इन्हें बूमरैंग बच्चे कहा जाता है, इन्हें बूमरैंग बच्चे कहा जाता है, यानी वो बच्चे जो घर छोड़ेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। तो जैसे बूमरैंग हमें देखने को मिलता है, एक औजार है जिसको हम छोड़ते हैं तो ये घूमकर फिर हमें वापस आता हुआ दिखता है, ये चक्कर खाकर वापस आता हुआ दिखता है। तो ऐसे बच्चों को बूमरैंग बच्चा कहा जाता है, ऐसे बच्चों को बूमरैंग बच्चा कहा जाएगा।
सैंडविच बच्चे कौन से होते हैं? वो बच्चे जो अपने मदर फादर और अपने बच्चों दोनों के साथ रहते हैं, यानी एडल्ट बच्चे और बुजुर्ग माता पिता, उनके बीच में जो पेरेंट्स होते हैं, यानी भारतीय परिवारों में आपको देखने को मिलेगा कि दादा दादी और बच्चे, एडल्ट बच्चे यानी 18-19 साल से बड़े बच्चे और माता पिता उनके, ये तीनों जने साथ रह रहे होंगे। तो जो माता पिता हुआ इनमें, इनको सैंडविच बच्चे कहा जाता है, इनको सैंडविच चाइल्ड कहा जाएगा, जो अपने माता पिता के साथ भी रह रहे हैं और अपने वयस्क बच्चों के साथ भी रह रहे हैं। ऐसे लोग जो अपने माता पिता के साथ भी रहें और अपने वयस्क बच्चों के साथ भी रहें, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम सैंडविच चिल्ड्रन कहते हैं, सैंडविच चिल्ड्रन कह लें। हितैषी बच्चे या कंप्लायंट बच्चे, तो बेनेवोलेंट चिल्ड्रन कौन से होते हैं? तो बेनेवोलेंट चिल्ड्रन वो होते हैं जो अपने बुजुर्ग माता पिता की, जो डिपेंडेंट पेरेंट्स होते हैं, उनके देखभाल करते हैं। जो भी अपने बुजुर्ग निर्भर माता पिता की देखभाल करेंगे उन्हें हम बेनेवोलेंट चिल्ड्रन कहेंगे, उन्हें हितैषी बच्चे कहेंगे। और कंप्लायंट अनुपालन करने वाले बच्चे कौन से होते हैं? जिनको कानूनन अपने माता पिता के लिए की जो वैसे नहीं करना चाहते लेकिन कानूनन उनको करना होता है अपने माता पिता की देखभाल, तो उन्हें हम कंप्लायंट चिल्ड्रन कहेंगे। वो कानून के दायरे में अपने माता पिता की देखभाल कर रहे हैं, उन्हें हम फिर बेनेवोलेंट कहेंगे। जितने साथी जुड़े हैं आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। In which phase of Enright model of psychological forgiveness, individual gains a cognitive understanding of the offender in a new light that brings a positive change in view about the offender's self and the relationship. जो हमें एनराइट मॉडल ऑफ साइकोलॉजिकल फॉरगिवनेस देखने को मिल रहा है, हमें एनराइट का प्रतिपादित क्षमा का मनोवैज्ञानिक प्रतिमान देखने को मिल रहा है। इसमें कौन कौन से हमें चरण देखने को मिलते हैं? इसमें कौन कौन से चरण देखने को मिलते हैं? चलिए, तो यहां पर हमें देखने को मिलता है 4 फेजेस हमें देखने को मिलते हैं एनराइट मॉडल का। जब हम साइकोलॉजिकल फॉरगिवनेस कहेंगे, जब हम प्रतिपादित क्षमा की बात करेंगे, जब हम यहां क्षमा का मनोवैज्ञानिक प्रतिमान देखते हैं, हम क्षमा का मनोवैज्ञानिक प्रतिमान देखते हैं, यहां पे मॉडल ऑफ साइकोलॉजिकल फॉरगिवनेस देखते हैं। इसके 4 चरण हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला चरण हमें क्या देखने को मिलता है? तो सबसे पहला चरण हमें देखने को मिलता है अनकवरिंग फेज। ये हमें पहला फेज देखने को मिलता है, ये हमें पहला फेज देखने को मिलता है। दूसरा फेज हमें कौन सा देखने को मिलता है? दूसरा है डिसीजन फेज। दूसरा हमें डिसीजन फेज देखने को मिलता है। तीसरा फेज हमें कौन सा देखने को मिलेगा? तो तीसरा फेज जो हमें यहां पर देखने को मिलता है वो आता है वर्क फेज, और चौथा फेज हमें देखने को मिलता है डीपनिंग फेज। ये 4 फेज में हमें देखने को मिलेगा कि हमारा साइकोलॉजिकल फॉरगिवनेस होता है, यहां पे साइकोलॉजिकल फॉरगिवनेस होता है। अब इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो हमें यहां पर बात की गई है कि किस फेज में हम ऑफेंडर को एक नई लाइट में देखेंगे। हम कब ये देखेंगे कि जिसने हमारे खिलाफ अपराध किया है, किस चरण में हम ये मानेंगे कि अपराधी के बारे में हम सकारात्मक परिवर्तन ले आएंगे। तो पहला अनकवरिंग फेज होता है। इसका मतलब हमें क्या देखने को मिलता है? यहां पर जब हम क्षमा कर रहे होते हैं तो हम इस चीज को अनकवर करते हैं, इस चीज को हम रहस्योद्घाटन करते हैं कि उसने ये अपराध क्यों किया, कैसे किया, कहां किया, और इससे जुड़ी हुई चीजों को हम देखना शुरू करते हैं। इसे हम अनकवरिंग फेज कहते हैं, इसे हम अनकवरिंग फेज कहते हैं। इसके बाद हम डिसीजन फेज के ऊपर जाते हैं। डिसीजन फेज का मतलब होता है यहां पर अब हम व्यक्ति को दोष दे रहे होते हैं या फिर हम परिस्थिति को दोष देना शुरू करते हैं। या तो हम अपराधी को दोष देंगे या परिस्थिति को दोष देंगे, या फिर हम ये देखना शुरू करेंगे कि क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसके कारण अपराधी ने अपराध किया।
यहां पे हमें इसे हम कहते हैं डिसीजन फेज, इसे अभिनिश्चय चरण कहा जाता है। फिर आता है वर्क फेज, कार्य का चरण, जहां पर हम क्या करते हैं, जहां पर हम उसके दृष्टिकोण को भी समझना शुरू करते हैं और जहां पर उसका दृष्टिकोण नहीं भी समझते हैं वहां पर हम अपने आप को संतुष्ट करके उस अपराध से बाहर आने की कोशिश करते हैं और इस फेज में हम अपराधी को सकारात्मक परिवर्तन दृष्टिकोण गोचर होगा। यहां पर हम अपने व्यू पॉइंट में पॉजिटिव चेंज देखना शुरू करेंगे। जब हम वर्क फेज में आते हैं तब हम देखेंगे कि हम पॉजिटिव चेंज यहां पर होते हुए देखते हैं, यहां पर हम पॉजिटिव चेंज होते हुए देखते हैं, ठीक है। और फिर लास्टली आता है डीपनिंग फेज, जहां पर हम स्पिरिचुअलिटी में चले जाते हैं, आध्यात्मिक बिंदु पे चले जाते हैं, जहां पे हम पूरी तरीके से माफ कर देते हैं व्यक्ति को और हम कहते हैं कि अपराध जो है हमारे पास माफ कर दिया जाएगा, हम दिल से उसको क्षमा कर देते हैं। तो ये हमें देखने को मिलता है 4 फेजेस एनराइट के मॉडल में। 4 फेजेस एनराइट के मॉडल में अगर आप देखेंगे तो ये हमें देखने को किसमें मिलता है, ये जैनिज्म के फॉरगिवनेस से निकला हुआ देखने को मिलता है, हूबहू उसकी कॉपी है। जो जैन है, जो जैन हमारे पास फिलॉसफी मानते हैं, जैन धर्म को मानते हैं, वो हमेशा क्षमा करते हैं। तो जो उसमें क्षमा हमें देखने को मिलती है जैन दर्शन में, वो पूरा का पूरा कॉपी किया है एनराइट ने, ये हमें देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। डिटरमिनेंट्स ऑफ हमारे पास पॉवर्टी, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम सेपरेटेड क्लास, पॉवर्टी का हमें देखने को मिलता है। निर्धनता की समाज प्रतिकृत वर्गों की मनोवैज्ञानिकता हमें किस में देखने को मिलती है, किस में देखने को मिलती है, ये हमें किस में देखने को मिलती है। तो बिल्कुल यहां पे अगर हम देखें तो हमें क्या चीज देखने को मिलेगी, जब हम यहां पर बात करें तो हम किसके ऊपर बात करते हैं, जब हम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की बात करते हैं ऑफ सेपरेटेड क्लासेस, हम यहां पे पृथकीकृत वर्गों की मनोवैज्ञानिक समस्या के रूप में देखते हैं, तो इसे हम डिस्टेंसिंग थ्योरी कहते हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक समस्या है जिसमें हम अलग अलग वर्गों को, गरीब गरीब और अमीर अमीर के ऊपर हम जब बात करते हैं कि इन दोनों के बीच में बहुत डिस्टेंस है और दोनों हमारे पास क्या है, दोनों हमारे पास किसी भी तरह पे हमारे पास जो सेपरेटेड क्लासेस हैं, गरीब का क्लास अलग है, अमीर का क्लास अलग है, और साइकोलॉजिकली जो गरीब का क्लास है, जो हमारे पास गरीबों का वर्ग है, वो सोच ही नहीं सकता कि कैसे अमीर बनने, और जो अमीर का वर्ग है वो हमेशा सोचता है कि कैसे अमीर बना जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम साइकोलॉजिकल सेपरेटेड सोसाइटी कहते हैं या कैटेगरी कहते हैं, क्लासेस कहते हैं। हम ये कहते हैं कि ये समाज ही अलग है जहां पे गरीब जो है वो सोच ही नहीं सकता कि कैसे अमीर बनेंगे। वहीं पर एट्रीब्यूशन थ्योरी के ऊपर बात करते हैं, जहां पर व्यक्ति अपने जन्म लेने को ही मान लेता है गरीबी का आधार की, जो बॉर्न हुआ है पुअर वो गरीब ही रहेगा, और जो अमीर है, यहां पर सोच को, यहां मनोवैज्ञानिक सोच को माना जा रहा है। यहां पे क्या है, यहां पे हमारे पास थॉट को माना जा रहा है, यहां सोच को माना जा रहा है मनोवैज्ञानिक तौर पे। लेकिन यहां पर किसको माना जा रहा है, क्योंकि हम गरीब पैदा हुए हैं इसीलिए हम अमीर नहीं बन सकते। इसे हम गुणारोपण कहते हैं, इसे हम एट्रीब्यूशन कहते हैं। डिप्लीटेबल सेल्फ कंट्रोल थ्योरी किसके ऊपर बात करती है, ये बात करती है कि कोई व्यक्ति क्यों नहीं अमीर हो पा रहा, क्योंकि उसके पास एस्पिरेशन और एबिलिटीज नहीं है। ये एस्पिरेशन और एबिलिटीज के ऊपर बात करते हैं, ये बात करते हैं वो लोग अमीर नहीं हो सकते जिनके पास आकांक्षा नहीं है अमीर होने की, क्योंकि पहले आकांक्षा पालनी पड़ेगी तब वो उसके लिए कार्य कर सकता है, या फिर एबिलिटीज, या जिसके पास क्षमता नहीं है अमीर होने की। तो ये बात करते हैं किसकी, ये डिप्लीटेबल सेल्फ कंट्रोल थ्योरी की बात करते हैं। मल्टीपल फैक्टर थ्योरी इन तीनों को जोड़ देता है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ दीजिए तो आपको मल्टीपल फैक्टर मिल जाएगा, बहुकारक मिल जाएगा। आंसर यहां तीसरा रहेगा। Which among these is correct for cyberbullying? साइबर भयाभिभूति कृत्य के बारे में कौन से कथन सही है? तो साइबर बुलिंग, जब हम
ट्रोल करते हैं। साइबर बुलिंग का मतलब क्या हुआ? साइबर बुलिंग का मतलब हुआ जब हम ट्रोल करते हैं, जब हम ट्रोल करते हैं किसी को, तो इसे साइबर बुलिंग कहा जाता है, इसे साइबर बुलिंग कहा जाता है। कई लोगों ने ट्रोल आर्मी अपनी बना रखी होती है, कई लोगों ने ट्रोल आर्मी बना रखी होती है। तो कौन से कथन सही हैं? इट इन्वॉल्व्स डिसइनिबिशन, इसमें अंतर्बाधा निवारण शामिल है, तो बिल्कुल इसमें डिसइनिबिशन होता है, हम रोक हटा देते हैं और सबको जितनी गालियां दे सकते हैं, जो कुछ कर सकते हैं वो करेंगे हम। बायस्टैंडर्ड की कम भूमिका होती है, बिल्कुल इसमें कोई बायस्टैंडर्ड नहीं होता, इसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, ट्रोल बनते हैं। बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और ट्रोल बनेंगे, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और ट्रोल बनेंगे। एबिलिटी ऑफ टारगेट टू रिप्लाई इज मोर, यहां पर टारगेट हमारे पास प्रतिरोध लक्ष्य का सामर्थ्य अधिक होगा तो वो और ज्यादा प्रतिरोध करेगा, ठीक है, सामर्थ्य अधिक होने की संभावना बनती है। नो एविडेंस लेफ्ट बिहाइंड, इनमें कोई साक्ष्य नहीं बचता है, ये गलत है। जब भी कोई ट्रोल करेगा या साइबर बुलिंग करेगा तो हमेशा साक्ष्य बचेगा, हमेशा साक्ष्य बचेगा। हम आराम से पहचान सकते हैं किसने ट्रोल किया है, किसने ट्रोल किया है, इसको हम आसानी से पहचान सकते हैं, इसको हम आसानी से पहचान सकते हैं। उत्तर यहां पे हमें ABC यानी दूसरा देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर बायो साइको सोशल मॉडल ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य के जैव मनोसामाजिक प्रतिमान के बारे में कौन से कथन सही हैं? तो यहां पे हम तीन चीजों को लेके चल रहे हैं। हम यहां पर जैविकता को लेके चलते हैं, बायोलॉजी को लेके चलते हैं, यहां साइकोलॉजी को लेके चलते हैं और यहां सोशल को लेके चलते हैं। तीन चीजों को लेके चल रहे हैं, बायोलॉजी, साइकोलॉजी एंड सोशल एस्पेक्ट्स। जैविकता, मनो विज्ञान और सामाजिकता, इन तीन चीजों को, इन तीनों चीजों को लेके चल रहे हैं। तो यहां पे हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, फटाफट देखें क्या क्या देखने को मिलेगा इसमें। बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है। बायोलॉजी, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी, तीनों चीजों को लेके जा रहा है। बायोलॉजिकल एस्पेक्ट, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट्स, जैविक पहलू, मनोवैज्ञानिक पहलू और सामाजिक पहलू, तीनों लिए जा रहे हैं। चलिए देखें इसको। तो यहां पे हमें देखने को मिलता है, बिल्कुल सभी साथी सही उत्तर दे रहे हैं, बॉडी, माइंड और हमारे पास ये क्लोज इंटरेक्शन रखते हैं, बिल्कुल। यहां पे बात की जाती है शरीर और मस्तिष्क दोनों के अंदर हमें बहुत ज्यादा अंतःक्रिया देखने को मिलती है। एक्टिव पार्टिसिपेशन, जब हम सोशल एस्पेक्ट लेते हैं तो एक्टिव पार्टिसिपेशन लेंगे, सक्रिय सहभागिता लेंगे। हेल्थ एंड इंडिया सेम कंटिन्यूम है, स्वास्थ्य और व्याधि दोनों साथ साथ चलती हैं, इसको भी हम लेके चलते हैं क्योंकि बायोलॉजी है तो ये भी चलेगा और इलनेस है तो ये भी हमें देखने को। ट्रीटमेंट इन्वॉल्व मेडिकेशन, सर्जरी और रेडिएशन, तो ये हमें बायोलॉजिकल देखने को मिलता है कि तीनों चीजें की जाएंगी। उपचार में औषधि, शल्य चिकित्सा और विकिरण, ये तीनों किए जाएंगे, इसीलिए यहां पे हमें सभी देखने को मिलेंगे। आंसर चौथा हो जाएगा, आंसर चौथा देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। सिचुएशनल पॉवर्टी, जनरेशनल पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी। पॉवर्टी के, गरीबी के चार प्रकार हैं, पारिस्थितिक गरीबी, पीढ़ीगत गरीबी, सापेक्ष गरीबी या फिर निरपेक्ष गरीबी। हम किस तरीके से यहां पर अलग अलग तरह की गरीबी देखते हैं, यहां पर हम किस तरीके से अलग अलग तरह की गरीबी देखेंगे। चलिए देखें इसको। जब हम सिचुएशनल पॉवर्टी की बात करते हैं, पारिस्थितिकी गरीबी की बात करते हैं, तो हमें क्या देखने को मिलता है? जब हमें एनवायरमेंटल डिजास्टर्स देखने को मिलेंगे, या डिवोर्स देखने को मिलेगा, या पुअर हेल्थ देखने को मिलेगा, यहां पे हमारे पास परिवारणीय आपदा हुई,
या तलाक हो गया, संबंध विच्छेद, या फिर हमें खराब स्वास्थ्य देखने को मिला। तो जब इनके कारण हमें देखने को मिलता है, हमारी परिस्थितियां हमारी गरीबी का कारण बनती हैं, तो इसे हम कहते हैं क्या? इसे हम कहते हैं सिचुएशनल पॉवर्टी, पारिस्थितिकी गरीबी। जब हमारी परिस्थितियां हमारे गरीबी का कारण बनती है, हमारी गरीबी का कारण बनती है, तो ए का हमें 4 देखने को मिलेगा। फिर जनरेशनल पॉवर्टी, जनरेशनल पॉवर्टी, जब पीढ़ीगत गरीबी चलती है, यानी हमें कोई अवसर नहीं मिलते कि हम अपनी गरीबी को खत्म कर सकें, शिक्षा का अवसर नहीं मिला, संसाधन का अवसर नहीं मिला, रोजगार का अवसर नहीं मिला, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम पीढ़ीगत गरीबी कहते हैं। तो पीढ़ीगत गरीबी हमें क्या देखने को मिलेगी? नॉट इक्विप्ड विद टूल्स टू मूव आउट, हमें बाहर निकलने के साधन जब नहीं दिए जाते समाज के द्वारा, तो इसे कहा जाता है जनरेशनल पॉवर्टी, जो कि हमें क्या देखने को मिला? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में हमें देखने को मिला। इसीलिए इस संस्थागत गरीबी को खत्म करने के लिए हमने सरकार की तरफ से हस्तक्षेप किए, राज्य की तरफ से हस्तक्षेप की हमने अवधारणा देखी। फिर रिलेटिव गरीबी, हमें सापेक्ष गरीबी क्या देखने को मिलती है? तो सापेक्ष गरीबी, आंसर तो यहीं से आ गया। सापेक्ष गरीबी हमें देखने को मिलेगी जब व्यक्ति अपने एवरेज स्टैंडर्ड को पूरा नहीं कर पाता, जो औसत मानक होता है उसको अगर पूरा नहीं कर पाएगा, तो इसे हम सापेक्ष गरीबी कहेंगे। यानी हम मानते हैं कि इतना गरीब, इतनी ये चीजें नहीं है तो गरीब होगा, तो उसे हम सापेक्ष गरीब मानेंगे। और एब्सोल्यूट का मतलब होता है जब मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं होती, जब फंडामेंटल नीड्स हैं, रोटी कपड़ा और मकान, अगर ये चीज पूरी नहीं होती, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। मकान यानी शेल्टर, रोटी कपड़ा यानी वाटर एंड फूड, ये हो गई रोटी, पेयजल और भोजन रोटी, और कपड़ा तन ढकने को कपड़ा। तो अगर ये तीनों चीजें पूरी नहीं हो रही, रोटी कपड़ा मकान, तो हम कहेंगे एब्सोल्यूट गरीबी। निरपेक्ष गरीबी है, ये निरपेक्ष गरीबी है। ध्यान रखिएगा, भारत में निरपेक्ष गरीबी के लिए हमने केवल भोजन, कैलोरी को ले रखा है कि इतनी कैलोरी अगर नहीं मिलेगी तो व्यक्ति गरीब है। जो हम गरीबी रेखा निकालते हैं वो हम कैलोरी से निकालते हैं, कैलोरी से निकालते हैं कि भोजन नहीं मिल रहा है। स्टॉप स्टार्ट रिलैप्स साइकिल, स्टॉप स्टार्ट रिलैप्स साइकिल हमारे पास कौन सी होती है? साइबर एडिक्शन की, इंटरनेट एडिक्शन की हमारे पास स्टॉप स्टार्ट देखने को मिलेगा। इसके 4 हमें फेज देखने को मिलते हैं। 4 फेज कौन से हैं? कौन से हमें 4 फेज देखने को मिल रहे हैं? तो बिल्कुल यहां पे अगर हम देखें तो हमें 4 स्तर कौन से देखने को मिलते हैं? जब हम 4 स्तरों को देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा, सबसे पहले हम रैशनलाइजेशन करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम रैशनलाइजेशन करेंगे, यानी हम युक्तिकरण करेंगे। हम मानेंगे कि अरे हम जो इतना घुसे रहते हैं सोशल मीडिया में, हमेशा फेसबुक चलाते रहते हैं, शॉर्ट्स देखते रहेंगे, रील्स देखते रहेंगे यूट्यूब के ऊपर, हम अपना समय बर्बाद करते हैं। इसे हम कहते हैं रैशनलाइजेशन। इसे हम क्या कहते हैं? हमें रैशनलाइजेशन हो गया। जब रैशनलाइजेशन हो गया, आंसर तो इसी से आ गया हमारा। जब हमें रैशनलाइजेशन हो गया, तब हम किसकी तरफ जाते हैं? तब हमें खेद होता है। हम क्या करेंगे? हम कहेंगे अरे हम गलत करते हैं, हम बहुत देखते हैं, हमारा ये काम पूरा नहीं हुआ, वो काम पूरा नहीं हुआ। हम जब काम पूरा नहीं हो रहा तो हम अपने वीडियो देखने को, शॉर्ट्स देखने को, हमारा सिलेबस पूरा नहीं और हम शॉर्ट्स में लगे। एक बार शॉर्ट देखना शुरू किया, 1 घंटा निकल गया, तो हम कहेंगे अरे हमें एडिक्शन हो गया, एडिक्शन हो गया। हम इंटरनेट एडिक्शन में चले गए और खेद महसूस करने लगे। जब हम खेद महसूस करने लगे, फिर हम क्या करेंगे? फिर हम उससे दूर भागेंगे, फिर हम उससे दूर भागेंगे, उसको कर लेंगे। हम दूर भागेंगे 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन हम बंद रखेंगे और फिर 11वें दिन फिर से हम शुरू कर देंगे। तो इसे कहा जाएगा रिलैप्स, फिर से पुनरावर्तन आ गया, है ना। बार बार हम अपने आप को कहते हैं कि अब से नहीं देखेंगे और 4 दिन 5 दिन खूब अपने आप को कंट्रोल करते हैं और 6ठे दिन फिर से देखने लगते हैं। तो इसे रिलैप्स कहा जाता है। आंसर BADC हमें देखने को मिला। ये हमें स्टॉप स्टार्ट रिलैप्स साइकिल देखने को मिलता है किसी भी एडिक्शन का। इंटरनेट एडिक्शन में ये
प्रोमिनेंटली शो होता है। विच थ्योरी इंक्लूड्स एनवायरमेंटल मास्टरी इज वन ऑफ द डायमेंशंस ऑफ वेलबींग। निम्न में से कौन सा सिद्धांत पर्यावरणीय योग्यता अच्छे स्वास्थ्य के एक आयाम के रूप में सम्मिलित किया जाता है? चार थ्योरी ली गई है यहां पे, कीज कंटिन्यूम, परमा मॉडल। परमा मॉडल हमें किसका देखने को मिलता है? परमा मॉडल हमारा है ये किसका? सेलिग्मैन का। किसका है ये? परमा मॉडल हमें सेलिग्मैन का देखने को मिलता है। फिर हमें देखने को मिलता है रिफ थ्योरी, और फिर हमें यूडोमेनिया थ्योरी या हेडोनिक थ्योरी देखने को मिलती है, जो कि हमें ग्रीक थ्योरी देखने को मिलती है। ये किसकी है? ये यूनानी थ्योरी है। अरिस्टोई की प्रोमिनेंटली देखने को मिलेगी, एरिस्टोई की देखने को मिलती है, या जिसको हिंदी में हम कहते हैं अरस्तु। एरिस्टोई की देखने को मिलती है, जिसको हम अरस्तु कहते हैं। तो अरस्तु का यह सिद्धांत हमें देखने को मिलता है। चलिए यहां पे अगर हम देखें तो एनवायरमेंटल मास्टरी के ऊपर कौन बात कर रहा है यहां पे? जब हम कीज मेंटल हेल्थ कंटिन्यूम की बात करें, जब हम कीज के मानसिक स्वास्थ्य हम की बात करें, तो यहां पर किसके ऊपर बात करते हैं? वो यहां पर बात करते हैं दो एक्सट्रीम एंड हमें देखने को मिलते हैं। यहां पे दो एक्सट्रीम एंड देखने को मिलते हैं। यहां पे वो बात करते हैं कि दो कंटिन्यूम के दो एंड है, टू एंड्स के ऊपर बात करते हैं कंटिन्यूम में। कंटिन्यूम में ये दो एंड के ऊपर बात करते हैं। ये विमा में या सातत्यता में दो एंड की बात करते हैं, दो बिंदुओं की बात करते हैं। पहला है मेंटल वेलनेस। पहला ये बात करते हैं कि हमारे पास एक तरफ हमें देखने को मिलता है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य अच्छा स्वास्थ्य कहेंगे ना, अच्छा स्वास्थ्य, और दूसरी तरफ हमें देखने को मिलती है मेंटल इलनेस, मानसिक रुग्णता। ये दो कंटिन्यूम में बात करते हैं, ये दो कंटिन्यूम में बात करते हैं। फिर अगर हम देखें तो परमा मॉडल, जो कि हमें सेलिग्मैन का देखने को मिलता है, परमा मॉडल हमें सेलिग्मैन का देखने को मिलता है। और परमा यहां पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? ये एक्रोनिम हमें देखने को मिलता है। जब हम परमा के ऊपर बात करते हैं तो परमा मॉडल किसके ऊपर बात करेगा? पी फॉर पॉजिटिव इमोशंस, ई फॉर एंगेजमेंट, संलग्नता को हम देख रहे होते हैं। आर फॉर रिलेशनशिप, आर फॉर रिलेशनशिप्स हमें देखने को मिलता है। एम फॉर मीनिंग ऑफ लाइफ हमें देखने को मिलता है। और ए फॉर अचीवमेंट हमें देखने को मिलता है। तो ये हमें 5 देखने को मिलते हैं। सकारात्मक संवेग, फिर कार्यों में संलग्नता, अच्छे संबंधों को स्थापित करना, जितने संबंध होंगे, दोस्त होंगे, परिवार होगा, जीवन में सार्थकता लाना, और फिर इस सार्थकता जो हम जीवन के लिए अपना अर्थ समझते हैं उसको उपलब्धि प्राप्त करना। इसे हम कहते हैं परमा मॉडल। इसे हम परमा मॉडल कहते हैं, जो कि हमें सेलिग्मैन का देखने को मिलता है, सेलिग्मैन का देखने को मिलता है। ठीक है। जबकि अगर हम रिफ स्केल की बात करें तो रिफ स्केल के दो फॉर्म है, लॉन्ग भी हमें देखने को मिलता है एंड हमें शॉर्ट फॉर्म भी, दोनों देखने को मिलता है। दोनों दो प्रारूप में देखने को मिलता है। ये दो प्रारूप में देखने को मिलता है। एक लंबा प्रारूप भी है और छोटा प्रारूप भी है। ये दोनों प्रारूप हमारे पास 6 एरियाज को देखते हैं। ये 6 एरियाज को देखते हैं। जब हम इसमें बात करें किसकी,
रिफ के थ्योरी की, तो ये 6 एरियाज को लेके चलते हैं। ये 6 क्षेत्रों में अध्ययन करते हैं। पहला हमारा ऑटोनॉमी रहता है, पहला स्वायत्तता रहता है, और दूसरा हमारे पास एनवायरमेंटल मास्टरी रहता है। ये हमें दूसरा देखने को मिलता है। दूसरा हम यहां पर एनवायरमेंटल मास्टरी को देखते हैं। तीसरा यहां पर हमें देखने को मिलता है पॉजिटिव रिलेशंस। सकारात्मक संबंध। तीसरा हमें देखने को मिलता है सकारात्मक संबंध। फिर हम अगर चौथे की बात करें तो यहां पर चौथे की बात करें तो हमें देखने को मिलता है पर्सनल ग्रोथ। व्यक्तिगत विकास। व्यक्तिगत विकास हमें देखने को मिलता है। यहां पे हम पांचवें को देखें तो हमें देखने को मिलता है पर्पस इन लाइफ। जीवन में उद्देश्य। और लास्टली छठा इसके अंतर्गत हम देखें तो हमें देखने को मिलेगा, इसके लिए हमें क्या करने की आवश्यकता पड़ेगी, तो यहां पर इसके लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी सेल्फ एक्सेप्टेंस की। यहां पे हमें अपने आत्म को स्वीकार करना पड़ेगा। तो आत्म स्वीकार्यता हमें यहां पर छठा एरिया देखने को मिलता है। 6 एरियाज में ये बात करते हैं। लास्टली हम देखते हैं यूडेनोमिक थ्योरी ऑफ हैप्पीनेस, सुख का आत्मपूर्णता का सिद्धांत। तो ये ग्रीक हमें देखने को मिलता है। इसमें 2 हमें बेसिस देखने को मिलते हैं, एक यूडेनोमिक और एक हेडोनिक। यहां पर अगर हम बात करें तो हमें क्या देखने को मिलेगा, जब हम यूडेनोमिक थ्योरी देख रहे हैं, आत्मपूर्णता का सिद्धांत देखने के, तो यहां पर 2 है। एक हमें देखने को मिलता है यूडेमोनिया और एक हमें देखने को मिलता है हेडोनिक, या यूडेमोनिक ही कह लें इसको, यूडेमोनिक। तो ये हमारे पास किसका है, ये हमें देखने को मिलता है कि ये एक्सटर्नल प्लेजर की बात करेगा, ये बाह्य सुख की बात करेगा। ये एक्सटर्नल प्लेजर को लेके चलता है, ये हमें एक्सटर्नल बाह्य सुख की बात करता है, एक्सटर्नल प्लेजर को लेके चलता है। जबकि हम यूडेमोनिक की बात करेंगे तो ये किसकी बात करता है, ये इंटरनल हैप्पीनेस की बात करता है, ये आत्म आनंद की बात करता है, ये आत्म आनंद की बात करता है, इंटरनल हेल्पनेस की बात करता है। तो यहां पर हमें जो अरस्तु के 2 देखने को मिलते हैं, यूडेमोनिया और हेडोनिक। हेडोनिक यानी हम शैतान की तरह सुख प्राप्त करेंगे, यूडेमोनिया यानी हम मानव या देवता की तरह। इसके बेसिस पे वो देखेंगे कि आपको 2 तरह के मन को चलाने वाले 2 घोड़ों की बात करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हॉर्सेस विच आर रनिंग आवर माइंड। हमारे मन को 2 चला रहे हैं, एक हिडोनिक, एक काला घोड़ा है जो शैतान की तरफ हमें लेके जाता है, एक सफेद घोड़ा है जो हमें अपनी अनुभूति की तरफ लेके जाता है और हमें आंतरिक आनंद प्रदान करता है। तो ये हमें क्या देखने को मिलता है, ये हमें ग्रीक फिलॉसफी देखने को मिलती है, ये हमें यूनानी दर्शन देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखें। तो फर्स्ट रिस्पॉन्स दैट पीपल टिपिकली एक्सप्रेस व्हेन फ्रस्ट्रेटेड, जब लोग सामान्यतः हताशा व्यक्त करते हैं तो किस तरह का व्यवहार प्रदर्शित करेंगे, किस तरह का व्यवहार प्रदर्शित करते हुए दिखेंगे जब हताशा होंगे। बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है, फटाफट बताएं, बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन।
तो बिल्कुल यहां पे हमें देखने को मिलता है वो गुस्सा हो जाते हैं जब भी हमें हताशा मिलेगी, फ्रस्ट्रेशन मिलेगा, तो क्यों हो रहा है ये। हम जब फ्रस्ट्रेशन हो जाता है तो हम क्या करते हैं, सबसे ज्यादा हम गुस्सा करते हैं। हम फ्रस्ट्रेशन होने पे हम हमेशा सबसे ज्यादा गुस्सा करते हैं। स्टेटमेंट दे रखा है बीइंग मार्जिनलाइज्ड आल्सो मींस यू आर डिस्क्रिमिनेटेड। सीमांतीकृत होने का यह अर्थ भी है कि आपके साथ भेदभाव हो रहा है। स्टेटमेंट 2 मार्जिनलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन आर नॉट रिलेटेड। सीमांतीकरण और भेदभाव संबंधित नहीं है। तो जब हम मार्जिनलाइजेशन की बात करते हैं तो यहां पर हमें कौन सी स्टेटमेंट देखने को मिलेगी? तो यहां अगर हम देखें तो हमें क्या देखने को मिलेगा, यहां पर पहली बात की गई है ऑल्सो मीन्स। सीमांतरित होने का अर्थ है कि आपके साथ भेदभाव हो रहा है, अर्थ भी है। इसका मतलब यहां पर दे दिया गया कि ऑल मार्जिनलाइज इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेशन, यानी सभी हमारे पास जो हास्याकृत हैं या सीमांतीकृत हैं, हास्याकृत हैं या सीमांतीकृत हैं, वो सभी के सभी भेदभाव होंगे। तो सभी का कथन गलत है। हमें बहुत सारा केस देखने को मिलता है जिसमें सीमांतीकृत भेदभाव के कारण है। जैसे महिलाओं के साथ भेदभाव होता है तो वो हाशिए पे चली जाती हैं, महिलाओं के साथ घर में भेदभाव होता है तो यहां पे हमें देखने को मिलता है। लेकिन कई जगह हमें बिना भेदभाव के, जैसे ट्राइबल एरिया है, तो जो हमारे पास ट्राइब्स थे जो हमें देखने को मिलते हैं कि हमारे जनजातियां हैं, वो कभी मुख्यधारा में आई नहीं, इसीलिए वो कभी हो नहीं पाई, उनके साथ भेदभाव नहीं किया गया। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है सभी नहीं होते। दूसरा, दे आर नॉट रिलेटेड, ये भी गलत है, क्योंकि अभी हमने देखा कि अगर हम शेड्यूल कास्ट का देखें या फिर हम देखें किसका, फीमेल का देखें, ये दोनों हमारे पास क्या है, भेदभाव के कारण है। शेड्यूल कास्ट और फीमेल ये भेदभाव के कारण हमें सीमांतीकृत होते हुए दिखे, मार्जिनलाइज होते हुए दिखे, इसीलिए ये दोनों ही कथन गलत हैं। बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। ना तो एब्सोल्यूट है कि हमारे पास सभी सीमांत भेदभाव होंगे, न ऐसा है कि कोई भी हमारे पास नहीं होगा। दोनों ही कथन गलत हैं, क्योंकि कुछ हमें देखने को मिलते हैं भेदभाव के कारण सीमांतीकृत हैं और कुछ हमें देखने को मिलते हैं बिना भेदभाव के भी सीमांतीकृत है। दोनों ही कथन इसीलिए गलत हो गए। आंसर सेकंड रहा। एक्शन टेकन टू ट्रीट एन इलनेस और इंजरी अर्ली विद एन एम ऑफ स्टॉपिंग और रिवर्सिंग द प्रॉब्लम कम्स अंडर। तो हमें प्रिवेंशन किस तरह का देखने को मिल रहा है? चलिए देखिए यहां पे, तो यहां पे जब हम बात करते हैं कि हम पहले ही रोकथाम कर लें, जब हम बात करते हैं कि हम पहले ही रोकथाम कर लें, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे प्राइमरी प्रिवेंशन। तो ये किसका है? ये प्री है, ये पूर्व है, ठीक है। लेकिन जब बीमारी हो जाए तो हम बीमारी या चोट की पहचान करेंगे और उपचार करेंगे। जब बीमारी हो जाती है तब हम उसको आइडेंटिफिकेशन और ट्रीटमेंट करते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसको सेकेंडरी कहते हैं। ये ड्यूरिंग है, बीमारी के दौरान है। बीमारी के दौरान हम करते हैं। वहीं पर जब हम क्या देखेंगे? सीक्वल को देखेंगे। जब हम बाद की परेशानियों को देखेंगे, बीमारी के बाद की परेशानियां, तो इसे हम कहते हैं टर्शरी प्रिवेंशन।
प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन, संरक्षण, निवारण जैसी कोई चीज नहीं होती। ये दोनों एक ही शब्द को दो बारी लिख दिया गया, प्रोटेक्शन कहें या प्रिवेंशन कहें। फिर आता है हमारे पास क्वाटरनरी प्रिवेंशन, चतुर्थक निवारण। ये अब नया शुरू हुआ है, ये किसके लिए किया जाता है? ये हमारे पास ओवर यूज के लिए किया जाता है। ये हमें किया जाता है ओवर यूज ऑफ मेडिकेशन या इम्प्रॉपर मेडिकेशन के लिए। ये हमारे पास दवाइयों के अति प्रयोग के कारण अब हमारे पास हाइपर क्या बन रहे हैं? हमें हाइपर बग्स देखने को मिल रहे हैं। हाइपर बग्स का मतलब होता है जिनके ऊपर अब जो है वो ड्रग असर नहीं करती, या जिसे हम कहते हैं कि हम क्या करते हैं, हम यहां पर असंगति दवाई प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि टीबी की बीमारी में एक चीज हमें देखने को मिलती है, कई रोगी क्या करते हैं, टीबी का पूरा कोर्स होता है, यानी जो टीबी का जो हमारा बैक्टीरिया है वो तुरंत नहीं मरता, उसको मारेंगे लेकिन उसके कुछ बच्चे रह जाते हैं, फिर उनको मारा जाता है, तो पूरा हमें 9 महीने से लेकर लगभग हमें किसी में 14 महीने तक का एक कोर्स करना पड़ता है टीबी का। जब तक कि शरीर के सारे टीबी बैक्टीरिया नहीं मर गए होते हैं तब तक उसको कंटिन्यू रखना होता है। लेकिन कई लोग क्या होते हैं कि टीबी की दवाइयां लेना शुरू करते हैं तो 3-4 महीने में उनकी जो है तबीयत बेहतर हो जाती है, लेकिन रोग पूरी तरह खत्म नहीं होता। उनको खांसी आनी बंद हो जाएगी, बलगम में खून आना बंद हो जाएगा, तो वो दवाइयां छोड़ देते हैं और टीबी का वायरस टीबी का बैक्टीरिया जो है वो फिर से उनके अंदर आ जाता है। लेकिन इस बारी जो टीबी का बैक्टीरिया आता है वो अब उस टीबी की दवाई से नहीं मरता, क्योंकि उसने दोबारा जन्म लेते लेते उस टीबी की दवाई के प्रति प्रतिरोध क्षमता विकसित कर ली है। ऐसे ही कुछ लोग हैं, जैसे इंडिया में अब हमने परसों ही पैरासीटामोल पीसीएम बैन करने की बात करी, क्योंकि लोग कुछ होता है तो पीसीएम उठा के खा लेते हैं। इसके कारण बहुत सारे जो एंटीबैक्टीरियल्स दवाइयां उनका असर होना उनके ऊपर बंद हो गया है। ऐसे लोगों के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्वाटरनरी प्रिवेंशन यूज करते हैं, चतुर्थक निवारण इस्तेमाल करते हैं। तो ये 4 तरह से हमें निवारण प्रक्रिया देखने को मिलती है, 4 तरह से निवारण प्रक्रिया देखने को मिलेगी। आंसर यहां सेकंड रहा। इन द कंटेक्स्ट ऑफ हेल्थ बिहेवियर मोटराजो क्लेम्स, मोटराजो ने स्वास्थ्य व्यवहार के संदर्भ में क्या अवधारणा दी मोटराजो ने? तो बिल्कुल, जब हम मोटराजो की अवधारणा को देखते हैं तो मोटराजो किसके ऊपर बात करते हैं? यहां पर जो हमारे पास बिहेवियरल इम्यूजनस जीन्स देते हैं, वो व्यवहार जो स्वास्थ्य का संरक्षण व्यवहारगत संक्रमित जनक के रूप में करता है, वही व्यवहारगत रोगाणु के रूप में स्वास्थ्य को जोखिम में भी डाल सकता है। वही बिहेवियरल पैथोजेनिस के रूप में हमारे पास हेल्थ को रिस्क के रूप में भी डाल सकता है, तो यहां पर किस चीज के ऊपर बात हो रही है? यहां पर यह बात हो रही है कि जब हम असंक्रमण जनक होने के लिए अलग अलग चीजों को लेते हैं, जैसे कि हम वैक्सीनेशन लेते हैं, वो वैक्सीनेशन हमें रिस्क में भी डाल सकता है। मोटराजो इसके ऊपर बात कर रहे हैं। जैसा कि हमने देखा, अभी हमने कोविड के में इसके ऊपर बहुत चर्चा हुई कि जो हमने कोविड की वैक्सीन ली उसने हमें बहुत सारे तरह के रोग दे दिए। इसके ऊपर सत्यता है या असत्यता है, इसको अभी तक प्रूव नहीं कर पाया कोई, लेकिन इस तरह की बहुत सारी बातें जो है हमारे पास अलग अलग पेपराजी यानी वो लोग जो अफवाहें फैलाते हैं वो उठाते हैं ताकि
भारतीय वैक्सीन को बदनाम किया जा सके, भारतीय वैक्सीन को बदनाम किया जा सकता है, क्योंकि विश्व में अभी सबसे ज्यादा वैक्सीन भारत ही पैदा कर रहा है, तो उसको बदनाम करने के लिए बार बार इस तरह की बातें उठाई जाती हैं कि भारत ने जो वैक्सीनेशन दी उससे बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। ये सही भी हो सकता है, किसी किसी केस में गलत भी हो सकता है। यहां पर मतराजू ने इसी के ऊपर बात करी कि जो हम बात कर रहे हैं बिहेवियरल इम्यूनोजीन्स, हम व्यवहार में असंक्रमणता जनकता को इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो हमारे लिए कई बार जोखिम भी दे सकता है। मैच करिए स्नाइडर, डायनर, एंटोविस्की, फेडर्सन थ्योरीज है इसमें, और मॉडल है हमारे पास हैप्पीनेस के। मॉडल है हैप्पीनेस के, हम खुश कैसे रहें इसके अलग अलग मॉडल हमें देखने को मिल रहे हैं, इसके अलग अलग मॉडल देखने को मिल रहे हैं। चलिए इन मॉडल्स को मैं ले लेता हूं। स्नाइडर हमें क्या दे रहे हैं? स्नाइडर हमें देते हैं होप थ्योरी। होप थ्योरी, आशा सिद्धांत स्नाइडर का हमें देखने को मिल रहा है। डायनर हमें बात करते हैं किसके ऊपर? बॉटम अप और टॉप डाउन थ्योरी, बॉटम अप और टॉप डाउन थ्योरी की बात करते हैं। एंटोनोवस्की हमें किसके ऊपर बात करते हुए दिखते हैं? ये हमें, और प्रेडिक्शन हमारे पास बात करते हैं ब्रॉडर बिल्ड मॉडल की हमारे पास बात करते हैं, जबकि एंटोनोवस्की हमारे पास किसके ऊपर बात करते हैं? ये बात करते हैं सैल्यूटोजेनिक मॉडल की, ये हमें सैल्यूटोजेनिक मॉडल को देते हुए दिखते हैं। तो ये चारों हमारे पास इस तरीके से हमें देखने को मिल रहे हैं। आंसर यहां पे हमें पहला देखने को मिलेगा, A3B1C4D2 पहला हमें देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखें। Which theory sees successful aging as the process of gradual withdrawal from the physical, psychological and social worlds? कौन सा सिद्धांत बाधा रहित जन्म अवस्था को भौतिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक जगत से क्रमिक निवर्तन की प्रक्रिया के रूप में मानता है? तो यहां पे डिक्लाइन थ्योरी, एक्टिविटी थ्योरी, डीके थ्योरी और डिसएंगेजमेंट थ्योरी, ये चार थ्योरीज हमें देखने को मिल रही हैं। तो किसे हम ग्रेजुअल विड्रॉल के रूप में देखेंगे, किसे हम यहां पर क्रमिक निवर्तन के रूप में देखेंगे? कौन सी थ्योरी? डिक्लाइन थ्योरी ये बात करती है कि हम भौतिक तौर पर शारीरिक क्षमता कम हो जाती है, मनोवैज्ञानिक तौर पर हम चिड़चिड़े होने लगते हैं, डिमेंशिया होने लगेगा तो भूलने लगेंगे, और इसीलिए हमें सोशली क्या होना चाहिए? सोशली काम छोड़ देने चाहिए। ये कौन बात करता है? ये बात करता है डिक्लाइन थ्योरी। ये बात करती है डिक्लाइन थ्योरी कि हमारा हेल्थ कम हो जाएगा, हमारी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, हमें डिमेंशिया, हमें भूलने की बीमारियां हो जाएंगी, हमें बहुत सारी चीजें कमी आएंगी। तो हम धीरे धीरे हम में क्या आती जा रही है? कमियां आती जा रही हैं, कमियां आती जा रही हैं। वी आर डिक्लाइनिंग इन आवर स्ट्रेंथ, इन आवर साइकोलॉजी एंड इन आवर, ये हमें देखने को मिलते हैं। एक्टिविटी थ्योरी क्या कहती है? ये कहती है कि जो हमारी, जैसे जैसे हम बड़े होते, जैसे जैसे हम एज होते जाएंगे, हमारी एक्टिवनेस कम होगी, सक्रियता कम होगी, हम कम काम कर पाएंगे, और इसीलिए क्योंकि हम कम काम कर पाएंगे इसीलिए धीरे धीरे हमें एज रिटायर होना चाहिए। तो यहां पर हमें देखने को मिलती है लेस एक्टिविटी या एक्टिवनेस कहें हम, हमें कम सक्रियता होती जाएगी जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी। सक्रियता के अलग अलग कारण हो सकते हैं। डीके थ्योरी किसके ऊपर बात करती है? डीके थ्योरी बात करती है कि हम लगातार क्षरण में जाते हैं। हमें क्या देखने को मिलता है? आवर बॉडी डीके, हमारा शरीर धीरे धीरे क्षयता लेता जाता है, हमारा शरीर धीरे धीरे क्षयता लेता जाता है। हम धीरे धीरे चीजों से अलग हो जाएं, इसको कौन कहता है? तो इसको कहता है डिसएंगेजमेंट थ्योरी। विलिगन सिद्धांत कहता है कि हम क्रमिक निवर्तन लें, हम ग्रेजुअल अपनी चीजों को छोड़ते जाएं, हम ग्रेजुअल अपनी चीजों को छोड़ते जाएं। तो ये चारों चीजें हमें, ये बॉडी डीके के ऊपर बात करती है, माइंड डीके के ऊपर बात करती है, ये एक्टिविटीज को कम करने की बात करती है क्योंकि हमें एक्टिवनेस कम हो रही है, और ये बात करते हैं सब चीजों में हमें कमी आती जाएगी। चल नेक्स्ट देखें।
Which one of the following is not a correct explanation regarding health as defined by health psychologists? स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिकों द्वारा परिभाषित स्वास्थ्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन एक सही व्याख्या नहीं है? कौन एक सही व्याख्या नहीं है? कौन सी हमें सही व्याख्या नहीं देखने को मिलती है? स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक हेल्थ प्रमोशन मेंटेनेंस और हेल्थ की बात करते हैं तो बिल्कुल ये बात करते हैं। ये हम यहां पर स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा देख रहे हैं स्वास्थ्य के संदर्भ में। हम यहां पर हेल्थ डिफाइंड बाय हेल्थ साइकोलॉजी देखते हैं। प्रिवेंशन ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस, वो उपचार की बात करेंगे, निरोध की भी बात करेंगे, वो संवर्धन और रखरखाव की भी बात करेंगे। प्रमोशन और मेंटेनेंस भी देखते हैं, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट की भी बात करते हैं। इंश्योरेंस और गुड हेल्थ हैबिट की बात करेंगे, नहीं, ये लोग इंश्योरेंस के ऊपर बात नहीं करते। ये गुड हेल्थ हैबिट के ऊपर बात करते हैं, अच्छे स्वास्थ्य हैबिट के ऊपर बात करते हैं, हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर बात करते हैं, हेल्थ पॉलिसीज के ऊपर बात करते हैं। ये इन दोनों के ऊपर बात करते हुए हमें दिखेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर बात नहीं करते ये, तो आंसर यहां पे हमसे क्योंकि पूछा गया है नहीं है, नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो आंसर तीसरा रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखें। करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 मधुमेह की सही व्याख्या कौन सी है? टाइप 1 और टाइप 2 दो तरह के हमें देखने को मिलते हैं डायबिटीज। तो टाइप 1 क्या होता है, टाइप 2 क्या होता है? तो टाइप 1 में हमें क्या देखने को मिलता है? टाइप 1 में हमें देखने को मिलता है कि हमारे पास जो टी सेल्स और बी सेल्स होते हैं वो पैंक्रियाज के आइलेट्स को अटैक करते हैं। जो हमारे अग्नाशय के आइलेट हैं वो आइलेट पर आक्रमण करके उनको क्षति पहुंचा देते हैं, इसके कारण हमें क्या देखने को मिलता है? हमें देखने को मिलेगा नो इंसुलिन, किसी तरह का इंसुलिन नहीं बनता है। इसे कहा जाता है टाइप 1 डायबिटीज, इसको कहा जाता है टाइप 1 मधुमेह। इसे टाइप 1 मधुमेह कहा जाता है जिसमें किसी भी तरह का हमारे पास क्या बनेगा, नहीं बन रहा होगा। ठीक है, ये हमें क्या देखने को मिलेगा? ये हमें देखने को मिलेगा, तो यहां पे हमारा डायबिटीज बनना बंद हो जाएगा। तो ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ये हमें क्या देखने को मिलेगा? ये हमें देखने को मिलेगा कि ये एक स्व प्रतिरक्षित विकार, जो टाइप 1 हमें देखने को मिलेगा। वहीं जब हम टाइप 2 की बात करते हैं, तो टाइप 2 में हमें क्या देखने को मिलता है? यहां पर हमें देखने को मिलता है कि हमारे पास जो हमारा पैंक्रियाज है वो लो प्रोडक्शन करता है। जब हम टाइप 2 की बात करते हैं मधुमेह की बात करते हैं तो हमें देखने को मिलेगा कि यहां पर कम स्त्राव है, यहां पर हमें लो सेक्रीशन देखने को मिलता है। जब लो सेक्रीशन देखने को मिलेगा तो धीरे धीरे हमारी बॉडी जो है वो कम भी इंसुलिन में काम करना शुरू कर देगी। इसके कारण हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लगेगा। इसके कारण हमारे पास इंसुलिन का प्रतिरोध हमारे शरीर में शुरू हो जाएगा, और जब इंसुलिन का प्रतिरोध शुरू हो जाएगा तो इसके कारण हमें मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस होने लगेंगी। इसके कारण हमें चयापचय विक्षोभ देखने को मिलेगा। इसे हम कहते हैं टाइप 2 डिसऑर्डर। इसको कहते हैं टाइप 2 डिसऑर्डर। ठीक है, इन दोनों में ही हमें हेरिडिटरी इंपैक्ट देखने को मिलता है, इन दोनों में ही आनुवांशिक हमें देखने को मिलता है। ज्यादा हमें किस में देखने को मिला है? ज्यादा हमें पहले में टाइप 1 में देखने को मिला है। चलिए नेक्स्ट देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फाउंड टू बी ट्रू इन द रिस्पेक्ट ऑफ बुलिंग बिहेवियर?
जब दबंगईपूर्ण व्यवहार किया जाता है तो कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? जब हम बुलिंग देखते हैं तो हमें कौन सा कथन सत्य देखने को मिलता है? तो बुलिंग का मतलब होता है, जब हमने मूवी देखी थी एक, कौन सी, सत्या नहीं, कौन सी देखी थी, याद नहीं आ रहा उस मूवी का, कॉलेज की मूवी है ना, उसमें जो होता है वो कॉलेज के लड़के दूसरे लड़कों को पीटते हैं, कूटते हैं, उनसे वोट डलवाते हैं, तो वो हमें जो देखने को मिलता है वो बुलिंग बिहेवियर कहलाता है, वो दबंगईपूर्ण व्यवहार कहलाता है। अब यहां पे हम सिर्फ पहले दो कथन में देखेंगे हम, कॉमन ड्यूरिंग एडोलेसेंस, किशोरावस्था में दबंगई एक सामान्य बात है। तो ये हमें बुलिंग जरूरी नहीं किशोरावस्था में होगी, जब कोई आपको समाज में दादा बन के देखने को मिलता है, एक्सटॉर्शन करता है, जब कोई इस तरह की हमें दबंगई देखने को मिलती है, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चनेबल है कि सिर्फ ये एडोलेसेंस में होता है, ये किसी भी एज में देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहां पे दबंगई अपराधी बनने की तरफ ले जाते हैं, उसको डेलिक्वेंट बनाते हैं, नहीं, यहां पर दबंगई कभी दूसरों को अपराधी नहीं बनाते, ये भी क्वेश्चनेबल है। अब इन दोनों में से कौन सा सही है? यहां पे हम विक्टिम, पीड़ित को देखेंगे एक्सटर्नलाइजिंग बिहेवियर में, बहिष्कृत व्यवहार में, या फिर हम बुलीज को देखेंगे एक्सटर्नलाइजिंग बिहेवियर में, हम यहां पर देखेंगे दबंग बहिष्कृत व्यवहार करते हैं। तो इन दोनों में से हम देखते हैं तो हमें बुलीज का हमेशा एक्सटर्नलाइजिंग बिहेवियर देखने को मिलेगा। दबंग जो होंगे वो हमेशा कैसे होंगे? वो हमेशा ज्यादा अभिव्यक्त करने वाले होंगे, वो अपनी बातें अंदर ना रख के बाहर करेंगे। यानी यहां पर अगर हम बात करें इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की, तो बुलीज एक्सट्रोवर्ट होते हैं। बुलीज हमें क्या देखने को मिलते हैं? वो हमें बहिष्कृत देखने को मिलते हैं। ठीक है, वहीं पर जब हम बात करें विक्टिम्स की, तो विक्टिम्स जनरली इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। ये हमें क्या देखने को मिलेंगे? ये हमें आत्मकृत देखने को मिलेंगे, ये हमें आत्मकृत या आंतरिक कृत देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखें, नॉट कंसीडर डिटरमिनेंट क्रिमिनलिटी बाय रॉवे एंड ऑसगुड एज ऑफ जेनेटिक। निम्न में से किस कारक को आपराधिकता के आनुवांशिक निर्धारकों में राव और ऑसगुड ने शामिल नहीं किया? राव और ऑसगुड ने किसको आपराधिकता में शामिल नहीं किया? तो जब इन्होंने एंटी सोशल बिहेवियर या क्रिमिनलिटी को डिटरमाइन करने की कोशिश करी रॉ एंड ऑसगुड ने, तो इनकी जो थ्योरी कहलाती है वो कौन सी थ्योरी कहलाती है? वो कहलाती है लेटेंट ट्रेट थ्योरी। इनकी जो थ्योरी हमें देखने को मिलती है वो कहलाती है लेटेंट ट्रेट थ्योरी। ये हमें क्या देखने को मिलता है? अव्यक्त शीलगुण या विशेषक सिद्धांत। इसमें इन्होंने जेनेटिक वेरिएशन को लिया, इन्होंने आनुवांशिक विभिन्नता को लिया, ट्विन पेयर्स, जुड़वा युग्म के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, और इन्होंने शेयर्ड एनवायरनमेंट, साझी वातावरणीय विभिन्नता के ऊपर भी बात करी। इन्होंने किसके ऊपर बात नहीं करी? इन्होंने अभिभावक शैलियों के ऊपर बात नहीं करी। इन्होंने अभिभावक शैलियों के ऊपर बात नहीं करी। इन्होंने एनवायरमेंटल फैक्टर, सोशल फैक्टर और पर्सनल फैक्टर, ये तीनों फैक्टर्स लिए, लेकिन इन्होंने पेरेंटिंग स्टाइल के ऊपर बात नहीं कही। और यहां पर हमसे नॉट ही पूछा गया है, नॉट कंसीडर्ड पूछा गया है, राव और शामिल नहीं किया था, तो आंसर यहां चौथा हो जाएगा। आंसर यहां चौथा हो जाएगा। जब हम यहां पर देखते हैं तो यहां पर एंटी सोशल एक्ट, जब हम यहां पर
बात करेंगे असामाजिक कृत्यों की, तो असामाजिक कृत्यों के लिए इन निर्धारकों को तय करते हैं ये कौन, ऑसगुड और राव। चल नेक्स्ट देखें, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हृदय बाधिका रोग को बढ़ाने वाले कारकों में सम्मिलित है। सीबीडी इंक्लूड, बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है, फटाफट बताएं। तो यहां पे हमें देखने को मिलेगा फिजिकल लेबर गलत है, स्मोकिंग सही है, शारीरिक श्रम कभी भी सीबीडी नहीं लेके आएगा, कोई भी हृदय की बीमारी नहीं लेके आएगा, धूम्रपान लेके आएगा। टाइप ए पर्सनालिटी रोजनमैन और फ्राइडमैन कहते हैं होती है, टाइप ए व्यक्तित्व को हृदय की बीमारियां होती हैं, कौन कहता है, ये हमें कौन कहते हैं, ये हमें कहते हैं रोजनमैन एंड फ्राइडमैन। टाइप ए थ्योरी जो है, टाइप ए टाइप बी थ्योरी रोजनमैन फ्राइडमैन की है, ये कहते हैं। लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर के ऊपर हमारे पास कोई नहीं कहता, हास्य बोध के ऊपर कोई नहीं कहता, बल्कि खूब हंसने से हृदय रोग कम होते हैं, ये हमें पता चलता है। हम कहते हैं ना लाफिंग थेरेपी कीजिए, खूब हंसिए, तो हंसने से कई बार हमें कम होता हुआ देखने को मिलता है। हाई इंटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट और लैक ऑफ एक्सरसाइज बिल्कुल सही है, और सेडेंटरी वर्क एंड हाई स्ट्रेस लेवल, स्थानबद्ध काम और तनाव का उच्च स्तर, यह भी हमें देखने को मिलेगा। इसलिए आंसर यहां पर ए और बी यानी पहला हो जाएगा। तीसरे में शारीरिक श्रम गलत है, चौथे में सेंस ऑफ ह्यूमर गलत है। चलिए नेक्स्ट देखें, सीक्वेंस ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप्ड, ऑक्सीजन के रुधिर के पंप होने का अनुक्रम निम्न में से क्या देखने को मिलता है। कैसे हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रेवल करता है, चलिए इसको देखें। जब हम हृदय को बनाते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, हमें इस तरीके से हमें हृदय देखने को मिलेगा, जहां पे यहां हमें एरोटा जाता हुआ दिख रहा होगा, महाधमनी जाती हुई दिख रही होगी, ठीक है, और यहां पे हमारा आ रहा है ब्लड, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास महाशिरा है ना। तो यहां पर हमारे पास जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड होता है, वो आता है और फिर यहां से चला जाता है, यहां से हमें जाता हुआ देखने को मिलेगा, और यहां से जाकर जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो ऐसे चला जाएगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऐसे चला जाएगा। लेकिन हमसे यहां पर ऑक्सीनेटेड ब्लड पूछा है, यानी जिसमें ऑक्सीजन भरा हो। जब हम ऑक्सीनेटेड ब्लड को देखेंगे तो वो हमें कहां आता हुआ दिखेगा, वो हमें लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट ऑरिकल में हमें दिखेगा। तो ये हमें सबसे पहले किस में आता हुआ दिखेगा, जब हम इसको देखेंगे
तो हमें सबसे पहले ब्लड जो आता हुआ दिखता है वो दिखता है हमें लेफ्ट एट्रियम में। यहां पे हमें ब्लड आता हुआ दिखेगा और जब लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा तो हमें किस तरफ जाते हुए दिखेगा, फिर ये वेंट्रिकल की तरफ आएगा और वेंट्रिकल के से फिर हमें किसकी तरफ जाएगा, ये एरोटा की तरफ जाता दिखेगा और एरोटा से फिर हमें किस में जाता हुआ दिखेगा, सभी तरह की धमनियों में जाता हुआ दिखेगा। ये इस तरीके से जाता हुआ दिखेगा। तो सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम में आने की बात होगी, यानी ऊपर एंटर कर रहा है। जब फेफड़ों से निकल के आएगा ब्लड तो एट्रियम में आएगा, इस वाले में आएगा, इससे वेंट्रिकल में जाएगा, यानी हमें देखने को मिलेगा दूसरा निलय। और फिर आलिंद से निलय में जाने के बाद ये किस में जाएगा, फिर ये हमें महाधमनी में जाता हुआ दिखेगा और महाधमनी से फिर सब पूरे शरीर में विभिन्न धमनियों से जाता हुआ दिखेगा, यानी ये चौथा देखने को मिलेगा। तो हमें बी से शुरू करना है, ए डी सी आंसर दूसरा देखने को मिला। ठीक है, तो यहां पर जो हमें देखने को मिलता है शरीर से महाशिरा आती है और यहां हमें क्या आता हुआ दिखेगा, यहां शरीर से हमें यहां फेफड़ों से आता हुआ दिखेगा और फेफड़ों से आने के बाद निलय से हमें आलिंद से निलय में जाएगा और फिर यहां से शिरा में महाधमनी में जाकर सारी धमनियों में चला जाएगा। ठीक है, तो ये BADC हमें देखने को मिलेगा। फिर से सिर्फ मैं इस ब्लड को बना देता हूं। जो हमें यहां पर देखने को मिल रहा है, बायां हमारा जो भाग है, बाएं भाग में सबसे पहले हमारे पास रक्त कैसे आता है, रक्त आता है आलिंद में, एट्रियम में, यहां से जाता है किसमें, यहां से जाता है हमारे पास वेंट्रिकल में यानी निलय में, निलय से फिर ये किसमें चला जाएगा, फिर ये हमें जाता हुआ दिखेगा एरोटा में यानी महाधमनी में, और महाधमनी से फिर ये पूरे शरीर में जाएगा, तो ये धमनियां हैं। और ये बाएं साइड जाता है, ये बाएं तरह के हृदय में, ये लेफ्ट हार्ट में से हमारे पूरे शरीर में जाता है। राइट काम करता है शरीर से लेने का और लेफ्ट काम करता है फेफड़ों से लेने का, शरीर में देने का, शरीर में देने का। और ध्यान रखिएगा ये उल्टे हमें देखने को मिलती है किसमें, धमनी और शिरा। यहां पे धमनी और शिरा उल्टी होती है, क्यों, क्योंकि आने वाला ब्लड हमारे पास शिरा होगा लेकिन वो प्योर लेता है, और यहां पर आने वाली शिरा जो होती है, यहां आने वाला जो हम जाने वाली जो हमें धमनी देखने को मिलती है वो इम्प्योर ब्लड लेके जाती है। ठीक है, तो यहां पे ये वाली और ये वाली, ये दोनों जो है क्या है, ये रॉन्ग टर्मिनोलॉजी में होती है, ये रॉन्ग टर्मिनोलॉजी में होती है। ठीक है, जो हृदय के अंदर ला रही है और हृदय से ले जा रही है, ये दोनों जो धमनी, ये दोनों हैं, इनके उल्टे नाम है। बाकी जगह धमनी में आपको ऑक्सीनेटेड ब्लड मिलेगा, शिरा में आपको डीऑक्सीनेटेड मिलेगा। हृदय में जो धमनी और शिरा होती है उसमें उल्टा नाम होता है। ठीक है, उत्तर यहां पे दूसरा रहा। तो साथियों ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूं कि आपने इसमें बहुत सारी चीजें सीखी होंगी, बहुत सारी नई नई चीजें और बहुत सारी पुरानी चीजों को यहां पर आपने रिवाइज भी किया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम जो कल रहेगा सेशन, कल कंप्लीट हम पूरा का पूरा सेशन रखेंगे, शाम से रखेंगे, जिसमें हम पूरे 100 क्वेश्चंस को लेके चलेंगे और एक पूरा का पूरा पेपर उसके अंतर्गत देखेंगे। ठीक है, पूरा का पूरा पेपर इसके अंतर्गत हम देखेंगे। ठीक है साथियों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन आया होगा पसंद। जितने साथी इस वीडियो को देख रहे थे, इसको लाइव सेशन को लाइव देख रहे थे, आप सभी का धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। ठीक है, चलिए अभी मैं क्वेश्चंस नहीं लूंगा, क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, बहुत रात हो चुकी है। तो नेक्स्ट क्लास में रहेगी आप सबसे फिर से उम्मीद कि आप सब लोग सेशन को देखेंगे। जितने साथी देख रहे हैं तहे दिल से धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में होगी मुलाकात। आपको एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और कल भी सेशन लूंगा मैं, खैर तो फिर भी अगर कोई ट्रेवलिंग में होगा तो सेशन ना ले पाए तो उसको अभी से शुभकामनाएं कि कल आप अच्छे से, परसों आप अच्छे से यूजीसी नेट का एग्जाम दें। तो फिर मिलेंगे साथियों, नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर, फिर मिलते हैं, जय हिंद।